नमस्कार, मैं विवेक इटर्नल एजुकेशन पे आप सबका स्वागत करता हूँ। हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए रिवीजन सीरीज शुरू किए हुए थे। उसमें अगला टॉपिक है गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के बारे में 2 राजाओं के बारे में पूछा जाएगा, एक समुद्रगुप्त और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ये विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया सिक्का है, ये समुद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया सिक्का है सोने का। और गुप्त वंश को ही स्वर्णकाल कहा जाता है। सिलेबस में समुद्रगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त के बारे में ही पढ़ना है। तो हम थोड़ा सा गुप्त साम्राज्य के बारे में ब्रीफिंग लेंगे, उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, फिर चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अब गुप्त साम्राज्य के पहले ये जानिए कि स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ से हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है एक्चुअली। तो हमें जानकारी रचनाओं से मिलती है। रचनाएं कौन सी? देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखी थी। कालिदास की रचनाएं जो हैं उनमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उल्लेख है, तो उससे गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और जानकारी किस चीज़ों से मिलती है? लेख से हमें जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का गुप्त वंश का उल्लेख किया गया है। इसमें हरिसेन जो दरबारी कवि थे उन्होंने विशेषता बताई है एक तरीके से। और एरंग अभिलेख में है गुप्त साम्राज्य के बारे में, और इसी एरंग अभिलेख में किसी के सती होने का पहला लिखित प्रमाण मिलता है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? यात्राओं के विवरण से जानकारी मिलती है। फायान आए थे, वेनसांग आए थे, तो इन दोनों का जो विवरण था, इन्होंने जो अपना यात्रा विवरण लिखा हुआ है उसके एक ने लिखा है CU की, एक ने फोकू की। ऐसा ऐसा नाम है टेढ़ा मेढ़ा इन लोगों का। तो इनके यात्रा विवरण से भी हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और मुद्राओं से जानकारी मिलती है, जो इन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे। एक सोने के सिक्के जो समुद्रगुप्त के समय में चले थे, उसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए बताया गया है, वीणा बजाते हुए दर्शाया गया। इसका मतलब कि वो वीणा में पारंगत था या निपुण था उसको। और चांदी के भी सिक्के चले थे, कि ज़्यादातर सिक्के सोने के ही चले थे। और ये गुप्त साम्राज्य ही पूरा स्वर्णकाल कहा जाता है प्राचीन इतिहास का। तो अब हम देखते हैं प्रमुख शासक कौन से थे चंद्रगुप्त साम्राज्य में। प्रमुख शासकों के बारे में जानते हैं, तो इसके संस्थापक के बारे में पहले बात करते हैं। तो श्रीगुप्त जी इसके संस्थापक थे। 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक प्रयाग प्रशस्ति में इनका उल्लेख है, वहाँ से इनके बारे में जानकारी मिलती है। घटोत्कच इनके बाद आए, उन्होंने 280 से 319 ईस्वी तक की, और महाराज की उपाधि पहली बार इन्होंने धारण की थी। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जिनको कि चंद्रगुप्त प्रथम ही आपके मुख्य राजा हैं। प्रमुख राजाओं में से शुरू होता है चंद्रगुप्त प्रथम से, क्योंकि वास्तविक संस्थापक इन्हें कहा जाता है। इन्होंने राज्य का विस्तार किया था और भी कई चीज़ों के में सुधार किया था, तो इस वजह से इनका शासनकाल है 319 से 335 ईस्वी तक। इन्होंने राजा सिंहासन रूढ़ होते ही राजा बनने के उपलक्ष्य में गुप्त संवत कैलेंडर चलाया था। और महाराजा धीराज की उपाधि, महाराज की उपाधि घटोत्कच ने, महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इनका विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था, और जिससे इनको पुत्र हुआ था समुद्रगुप्त। तो चलिए अब सिलेबस पे आते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में 335 से लेकर 375 ईस्वी के बीच में शासनकाल है। ये सबसे प्रसिद्ध शासक है गुप्त वंश का। अब किंवदंतियाँ तो हैं कि सबसे ज़्यादा इन्होंने युद्धों को जीता हुआ था, लेकिन उसका प्रमाण उसकी पुष्टि नहीं करते हैं पूरी तरीके से, सिर्फ कहानियों की तरीके ही है। तो इस वजह से आपको सिर्फ उतना ही एग्ज़ाम में वही चीज़ें पूछी जाती है जो प्रमाणित होता है, क्योंकि प्रमाणित नहीं होगा तो उस क्वेश्चन पे विवाद हो जाएगा, फिर सबको बराबर मार्क्स देने पड़ेंगे। तो भारत का नेपोलियन इनको कहा गया था। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। ये बात याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इनके दरबारी कवि हरिसेन थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति, ये जो फोटो लगी हुई है इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति की है।
और इस प्रयाग प्रशस्ति को पहले ये कौशाम्बी में थी, तो अकबर ने इसको उठा के इलाहाबाद लेते आया था। और इस प्रयाग प्रशस्ति का प्रारंभिक निर्माणकर्ता कौन था? अशोक। अशोक के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, इसमें बीरबल के बारे में जानकारी मिलती है, इसमें जहांगीर के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कौशाम्बी में ये था पहले, अकबर उसको वहाँ से इलाहाबाद ले आया था। और उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। कहते हैं कि उत्तर भारत के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, और समुद्रगुप्त को ही कविराज की संज्ञा दी जाती है। तो ये हो गए समुद्रगुप्त से जुड़े हुए जितने भी मुख्य पहलू हैं वो सब। अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहीं कहीं लिखा मिलेगा। इसके अन्य नाम परम भागवत, अप्रतिरथ, परम भट्टारक, सकार। सकार इस वजह से पड़ा था क्योंकि शकों को पराजित किया था, तो उससे इसको सकार का उपनाम मिल गया था। शकों को पराजित किया जिससे विक्रमादित्य की उपाधि मिली। जीत के उपलक्ष्य में इसने जैसे शकों को हराने के बाद, शकों से जीतने के बाद इस चांदी के सिक्के चलवाए थे। चांदी के सिक्के किस प्रकार के थे? व्याघ्र प्रकार के थे। और इन्हीं के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसमें से लगभग सभी लोगों का इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है और बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व के लोग हैं। उन नवरत्नों में अमर सिंह, वाराह मिहिर जो मुख्य हैं आपके, वाराह मिहिर, छपड़क थे, वररुचि थे, घट करपर थे, शंकु थे, बेताल भट्ट थे, धन्वंतरि, कालिदास। सबसे प्रमुख, सबसे फेमस आपने हमेशा सुना वाराह मिहिर, धन्वंतरि और कालिदास के बारे में। ये सबसे प्रमुख थे नवरत्नों में। इनके समय में फाहियान भारत आया था। को की इसकी रचना थी, जिसके इसने अपने यात्रा विवरण में इनके बारे